प्यारे बच्चों, हमने व्हाइट बोर्ड पे 2 प्रश्न लिख दिया है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने दर्पण के बारे में बहुत कुछ बताया और यहाँ पे हमने 2 सवाल मैंने लिखा है। लेक्चर 14 में, लेक्चर 14 में प्रकाश के परावर्तन में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो देख कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल हमने दिया है, प्रश्न देखो ध्यान से, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब, बिंब माने वस्तु, वस्तु का सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित माने थोड़ा बड़ा, वस्तु के सापेक्ष बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो एक सवाल है बच्चों, सीधा प्रतिबिंब तो कौन बनाता है? उत्तल दर्पण भी बना सकता है। तो उत्तल दर्पण कब बनाता है? उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है, हमेशा बनाता है, लेकिन वो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता। वस्तु के सापेक्ष हमेशा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा बनते जरूर हैं, लेकिन वो सभी के सभी वस्तु के सापेक्ष छोटे होते हैं, आवर्धित नहीं होते, आवर्धित नहीं होते, यानी वस्तु के सापेक्ष बड़े नहीं होते। लेकिन अवतल दर्पण जो है उससे एक बार सीधा प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु फोकस और अवतल दर्पण के बीच हो, और वो जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सापेक्ष बड़े साइज का बनता है, बड़ा बनता है। तो आप ये बताओ बच्चों, ये जो सवाल कहा है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा तो दोनों बनाते हैं, लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तो यहां पे उत्तर क्या लिखोगे बच्चों? अवतल दर्पण। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो आवर्धित तो हुआ नहीं, बड़ा तो हुआ नहीं। उत्तल दर्पण तो हमेशा सीधा ही बनाता है, लेकिन आकार उसका वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण हमेशा सीधा नहीं बनाता, केवल एक बार सीधा बनाता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और अवतल दर्पण के बीच स्थित हो, तो उस कंडीशन में एक बार सीधा बनाता है, लेकिन उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, यानी आवर्धित होता है। इसलिए हम यहां पर उत्तर के रूप में अवतल दर्पण ही लिखेंगे। अब देखो एक और न्यूमेरिकल है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, उदाहरण 10.1, उदाहरण 10.1, 10.1 आपके इसमें बुक में है। इसमें कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के, वैसे भी जितने भी ऑटोमोबाइल है, बस है, ट्रक है, बाइक है, ये सब वगैरह वगैरह में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। तो 00 क्यों लिख दिया?
क्योंकि आपको 2 अंकों तक उत्तर लिखना है। उत्तर जो लिखने हैं वो 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है, इसलिए दशमलव के बाद 2 शून्य बना देंगे। 3.00 मीटर है, नहीं तो केवल 3 भी लिख देता तो काम चल जाता। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ है, प्रकृति माने सीधा है कि उल्टा है, और साइज ज्ञात करो। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि ऐसे उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण के सामने ये मान लो मुख्य अक्ष है। जब हम लगाएंगे अपनी बाइक में उत्तल दर्पण लगाएंगे तो इधर बाइक में ऐसे लगा होगा, इधर से बस आ रही होगी, बाइक में ये उत्तल दर्पण ऐसे लगा है यहां पे और बस इधर से आ रही। तो निश्चित रूप से उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे सीधा बनेंगे और इस साइड में बनेंगे, तो इसी साइड में, तो यहां पे ये मान लीजिए उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, यानी r बराबर 3 मीटर, 3.00 मीटर। आप जानते हो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी इसकी कितनी होगी, f बराबर 3.00 बटा 2, यानी 1.50 मीटर, 1.5 मीटर इसकी फोकस दूरी। 2 अंक तक लिखना है, यहां पे 2 अंक दिया हुआ है तो 2 अंक तक लिखना है। अब ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर यहां पे फोकस होगा, यहां कहीं या इधर बढ़ता है तो फोकस दूरी यहां पे इधर पड़ती है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर आगे इधर पोल से दाहिने पड़ती है। अब फोकस से फिर 1.5 मीटर और आगे जाएंगे तो यहां पे वक्रता केंद्र पड़ेगा। खैर, अब इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक बस है, इससे 5 मीटर की दूरी पर मान लो ये u बराबर 5 मीटर माने 5.00 लिखते हैं मीटर की दूरी पर, यहां से एक यहां पे बस है, यहां पे बस है, बस ही वस्तु है, तो प्रतिबिंब इस बार बनेगा। एक बात और बताएगा, हमने आपको बताया था कि ध्रुव से इधर जो दूरियां नापेंगे वो धनात्मक होगी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम P से यहां तक की दूरी नापेंगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, धनात्मक होगी, तो यह का चिन्ह तो धनात्मक होगा। अब u हमने बताया भी था इसके पहले वाले लेक्चर में, u यहां पे माइनस है, तो स्थिति पूछ रहा है कि कहां बनेगा, कहां बनेगा। तो हमारे पास कुछ सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। पहले तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इससे फायदा क्या है कि f मुझे मालूम है, u मुझे मालूम है, v नहीं मालूम है कि कहां बनेगा, u तो मालूम है 5 मीटर। तो आओ हम यहां पे धन लिखने की जरूरत नहीं है, जिस सूत्र का सूत्रवा का जब इस्तेमाल करेंगे तब ना, तो 1/v प्लस 1/u बराबर, थोड़ा इधर जगह है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से। अब ज्ञात
जो मान है उनका चिन्ह के साथ मान रखो। तो चिन्ह के साथ किसका मान रखो? भी का तो रखोगे नहीं, भी तो हमें नहीं मालूम है। 1/v यू मालूम है। बसवा जो है दर्पणवा से 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर, ये 5 मीटर एक पुल से बस है, तो ये पुल से बाएं है ना इधर, तो ये -5 1/f। यफ इधर है, फोकस दूरी उत्तर दर्पण की ऑलरेडी हमेशा धनात्मक होती है, धन होकर करेगा, पुल से इधर है, तो ये दिया है 1.5 जीरो, तो यहाँ 1.5 लिखो है। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो तब लिखते हैं जब हमें उत्तर निकालना होता है, तो 2 अंक तक उत्तर निकालते हैं, यहाँ कोई फायदा। तो अब इट इम्प्लाइज दैट 1/v आई माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -1/5 बराबर 1/1.5। तो इट इम्प्लाइज दैट, मैंने इसका मतलब यह दर्शाता है कि 1/v छोड़ दो, अब बराबर 1/1.5, हाई माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/5। तो इट इम्प्लाइज दैट, हाई दशमलव हटा दो, दशमलव हटा करके ऊपर 0 बढ़ा दो, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचवा हो जाएगा 15 और धन 1/5। 5 से 10 और 15 कट जाएंगे, तो 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15 और धन 1/5। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 15, 3 पे से 15, 5 दूनी 10 और धन 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 13/15। यानी इसलिए 1/v बराबर 13/15। तो अब बाएं का भी उलट देंगे और दाएं का भी उलट देंगे। तो बाएं 1/v है तो इसको पलट, तो ये v/1 हो जाएगा, और दाएं 13/15 है तो इसका पलट दो, तो ये 15/13 हो जाएगा। हो गया? तो 15 में 13 की भाग देकर देखना, ये चूंकि उदाहरण है तो 15/13 में भाग दो, तो लगभग जो है धन 1.15 आ रहा है लगभग। 13 कम 13, 2 15, 20, 13 कम 13, 7 70, 13, लगभग 1.15 सेंटीमीटर। यानी यह किसका मान है? v/1 का मान है। देखो बाएं उलट दोगे तो दाएं उलट जाएगा, तो बाएं का उल्टा बराबर दाएं का उल्टा। इट इम्प्लाइज दैट v/1 माने v लगभग 1.15 मीटर आ रहा है। तो 1.15 मीटर लगभग आ रहा है, तो यानी फोकस दूरी ये कितना है? 5 का आधा है ना, ये 3 का आधा है, 1.5 ना, 1.5 यहाँ, ये यहाँ तक 1.5 है। तो प्रतिबिंब कहीं इधर बनेगा, पोल और फोकस साइड, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं इधर बस का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है? तो प्रतिबिंब जो है इधर क्यों बनेगा? क्योंकि इसका चिन्ह जो है धन आ रहा है। देखो धन आ रहा है, ऋण नहीं है, धन है। ऋण होता तो यहाँ आता नहीं है, तो धन है। तो धन है तो इसका मतलब कि ध्रुव से इधर भी है, तो भी का मान ऐसे आप इधर कहीं भी है, ऐसे भी बराबर है, निकाले है ना 1.15 मीटर, तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है? तो वहां लिखने के लिए जगह नहीं है, तो हम भी का मनवा तो यहाँ देख ही रहे हैं 1.15 माने इधर पोल से दाहिने बनेगा इधर। तो भी तो मिल गया, तो स्थिति मिल गई।
अब प्रकृति सीधा है कि उल्टा है? तो देखो, सीधा प्रतिबिंब के आवर्धन का चिन्ह कैसा होता है? धनात्मक होता है। उल्टा प्रतिबिंब के आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अब आवर्धन निकाल। आवर्धन का सूत्र क्या है? यम बराबर माइनस वी बटा यू। तो इसमें u और v का चिन्ह के साथ मन रखो तो यम का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो u का मान क्या है? देखो u बराबर क्या है? 5 मीटर। अब v का मान क्या है? तो v का हाई मनवा मत रखना, ये तो लगभग भग्न है। हाई है, v का मनवा असली है। कौन? 15/13। हाई तो कटेगा थोड़े पूरा, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, तो ये मत रखो, 15/13 रखो। तो 15/13 v का मान धन है, तो माइनस धन 15/13। ये लगभग मत रखना। आयु का मनवा जो है इधर देखो, इधर है यू, 5 मीटर है, तो ये ऋण न है, तो ये लिख देना ऋण 5। तो इस ऋण से यह ऋण कट जाए। मेन बटा यहां न है, तो 5/1 न माना जाएगा, तो पलट जाएगा। तो 15/13 गुणे 1/5, 5 त्याई 15, 3/13। आवर्धन मान 3/13 गुना बनेगा प्रतिबिंब का आकार जो होगा। तो हमारे ख्याल से इसको लगभग निकालोगे तो लगभग आ रहा है 0.23। लगभग धन तो है ही है, धन नहीं लिखा है तो क्या मतलब? वह धन है ही है, लगभग आ रहा है धन 0.23। तो धन आ रहा है, तो धन आने का मतलब क्या होगा? कि आवर्धन का चिन्ह धन है। अगर आवर्धन का चिन्ह धन है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सीधा है। यानी वस्तु को अगर हम मुख्य अक्ष से ऊपर माने तो उसका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। और उसके बाद कह रहा है साइज ज्ञात कीजिए। तो साइज ज्ञात करना हो तो आवर्धन ही साइज है, यह आवर्धन ही साइज है। आवर्धन माने क्या? कि प्रतिबिंब वस्तु से 0.23 गुना बनता है। ठीक है, तो साइज तो हमें मिल गया कि प्रतिबिंब का आकार बराबर 0.23 गुणे वस्तु का आकार। माने वस्तु के आकार का 0.23 गुना। तो 0.23 1 से छोटा है कि, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। तो तीनों चीजें मिल गई। एक तो स्थिति कहां बन रहा है, तो ये v का मान मिल गया, ये लगभग वाला है, असली मनवा है 15/13। v/1 बराबर 15/13, यानी v बराबर 15/13 है, इसे लिख दो। v बराबर 15/13 मीटर, लगभग 1.15 मीटर। तो ध्रुव से दाहिने बन रहा है क्योंकि इसका चिन्ह धन है, पहली बात। उसके बाद प्रकृति क्या है? तो प्रकृति के लिए यम का चिन्ह देखो, यम का चिन्ह धनात्मक आया है, इसलिए प्रकृति जो है
यानी वो वस्तु के सापेक्ष सीधा है। और आकार, सच में वस्तु का आकार दिया रहता, वस्तु का आकार दिया रहता तो प्रतिबिंब का आकार मिल जाता, लेकिन वस्तु का आकार नहीं दिया है तो हमको बस इतने पता चलेगा कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार कितना गुना है, क्योंकि वस्तु का आकार तो दिया है नहीं। अब बच्चों एक बड़ी प्रॉब्लम आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आवर्धन का चिन्ह धन है, तो कैसे पता करेंगे कि धन है तो प्रतिबिंब सीधा है, आवर्धन का चिन्ह ऋण है तो प्रतिबिंब उल्टा है। तो ये सवाल तो उदाहरण 10.1 है, तो सवाल तो तुम किताबिया में देख ही लो, लेकिन आवर्धन का चिन्ह धन होता है जब प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इस चीज को हम यहां लिख करके समझा देख, जब प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है तो आवर्धन का चिन्ह धनात्मक होता है। अर्थात यम बराबर धनात्मक। क्यों? देख, ये यहां मान लो कोई दर्पण है, यहां उसका ध्रुव होगा P, अब उत्तल हो सकता है अवतल हो सकता है। तो वस्तु को हमेशा हम, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही हम वस्तु को रखते हैं, हमेशा वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। अगर प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वस्तु के का भी चिन्ह धन है और वस्तु का ऊंचाई का भी चिन्ह धन है और प्रतिबिंब की ऊंचाई का भी चिन्ह धन है। तो यह बराबर यच डैश बाई यच, माने प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इसका भी चिन्ह धनात्मक होगा और इसका भी चिन्ह धनात्मक होगा। तो धनात्मक चिन्ह में धनात्मक चिन्ह से भाग देंगे तो धनात्मक ही ना आएगा। और दूसरी बात यह है, अगर वस्तु मुख्य अक्ष से नीचे रखे हो तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से नीचे होगा, तो वस्तु की ऊंचाई भी ऋण होगी, नीचे होगा। अगर तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मुख्य अक्ष से नीचे है तो ऋण होगी, तो ये भी ऋण होगा, ये भी ऋण होगा, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, फिर धन आएगा। यानी वस्तु अगर मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर बना, वस्तु अगर मुख्य अक्ष से नीचे है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से नीचे बना। इसका मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है और हर हाल में आवर्धन का जो चिन्ह आएगा वो धनात्मक आएगा, ऋण बटा ऋण कट जाए। अब अगर मान लो इसी के उल्टा हम लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा देखो, अगर वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है, यक्ष इधर कोई दर्पण है, अब प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से नीचे, तो अब यम का मान निकाल, यक्ष का 3 यक्ष डैश बाई यक्ष प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु है, तो यक्ष डैश का चिन्ह ऋण न होगा जी, क्योंकि यह मुख्य अक्ष से नीचे है। अब वस्तु जो है वह मुख्य अक्ष से ऊपर है तो उसका चिन्ह धन होगा, तो ऋण में धन से भाग दोगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसीलिए विलोम में हम ये कहेंगे कि अगर आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक है
तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। ठीक है, तो याद रखो, अगर आवर्धन कोई कहता है कि आवर्धन धन 3 है, तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष सीधा है। अगर आवर्धन ऋण 3 है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। तो आवर्धन का चिन्ह धन है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। आवर्धन का चिन्ह ऋण है, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। यही बताना था बच्चों, शेष बातें अगले लेक्चर में होंगी।